बच्चा पार्टी। तो आज फिर से दो नव युवकों के साथ मैं बैठा हुआ हूँ जो कि जेई में फोड़ चुके हैं और आज इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं इनकी रैंक और इनका नाम, इसके बाद फिर अपन आगे का काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले औरित्र, मैंने नाम तो बोल ही दिया लेकिन फिर भी एक बार वापस से बता दें। औरित्र अम्बुथ दत्त, रैंक 162। तो औरित्र अम्बुथ दत्त और रैंक है 162 और ये आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस ले चुके हैं। ठीक है। श्रवण, माय नेम इज श्रवण अग्रवाल और मेरी रैंक है 170 और मैं भी आईआईटी कानपुर में सीएस ले रहा हूँ, रूममेट। अब ये रूममेट बनेंगे ऐसा इन लोगों ने कहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस इंटरेक्शन की, क्योंकि इन लोगों को मैंने जो हमारा रिवीजन का प्रोग्राम होता है खासकर मेन से एडवांस के बीच वाला, उस पर इनके जो भी लूप होल्स थे और जो भी चीज़ें थी, या यूँ कहें कि ऑफलाइन जब ये यहाँ पर आए हैं कोटा में तो मेरे साथ ही इन्होंने वक्त बिताया है, तो उसी एक्सपीरियंस के बारे में मैं आज बातें करूँगा मेनली। प्लस इनको किन चीज़ों से फ़ायदा हुआ और इस इंटरेक्शन से जो अपनी जनता है, जो बच्चे हैं, वो क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, वो भी अपन लोग चर्चा करेंगे ताकि आपको भी भाई फ़ायदा हो हमारे इंटरेक्शन से, केवल गप्पे ही ना हो। तो आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं सबसे पहले क्यों ना अम्बुथ से ही शुरू करता हूँ, औरित्र से ही शुरू करता हूँ। औरित्र, आप एक मुझे ये बताएं कि जो आपने यहाँ, मैंने जो भी रिवीजन प्लान था, जब आप आए थे यहाँ पर, तो क्या आपका पूरा सिलेबस हो चुका था उस समय तक या नहीं हो पाया था? सर तब तक तो मेरा पूरा सिलेबस हो गया था क्योंकि मैं कोटा आया था बोर्ड्स के बाद और ऑफ कोर्स जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। तो बट मैं आपसे जुड़ा हुआ था जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले से मतलब जब एसआरजी स्टार्ट हुआ था, दैट इज दिसंबर के मिड में। हाँ, मैं तब से आपसे जुड़ा हुआ था, बिल्कुल, मतलब एसआरजी में स्टार्टिंग से। तो सिलेबस तो वो जो दिसंबर का मिड था उस टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, बट जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स थे वो मुझे नहीं आते थे ढंग से। तो उन सारे टॉपिक्स को मैंने एमबी सर से पढ़ा था। मैंने पूरा नोट्स बना के जो क्वेश्चन सर ने दिए थे, जो मॉड्यूल्स, मतलब मेरे लिए कह रहा है। तो वो मैंने पूरा सर के गाइडेंस में उन टॉपिक्स को कंप्लीट किया। हाँ, और ऐसे करके मेरा सिलेबस खत्म हुआ था। ठीक है। तो ये इन्होंने जो बताया है औरित्र ने कि ये जब आए थे तो इनके मेंस के कुछ टॉपिक पे कॉन्फिडेंस लो था, तो वो फिर इन्होंने मेरे से पढ़ा और उसमें शायद अपन लोगों ने एरोडो के क्वेश्चन भी किए थे। हाँ। उससे थोड़ा काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो बच्चों, जो मेंस के टॉपिक का मतलब समझ रहे हो क्या, खासकर जो इसी साल जुड़े हैं जेईई मेंस के, वो टॉपिक जो पहले एडवांस में नहीं थे, तो वो जो जुड़े थे उसमें ये लोग काफ़ी डर रहे थे, तो वो मैंने इनके टॉपिक कराए थे, मुझे भी ये बात याद है। हाँ, यही सेम क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा श्रवण से। श्रवण, जब तुम आए थे तो तुम्हारे सिलेबस का क्या स्टेटस था? जब मैं कोटा आया था तब मेरा सिलेबस जेईई मेंस के बाद ही आया था, हम लोग साथ में ही आए थे। तो जेईई मेंस हमारा हो चुका था एंड सिलेबस हमारा नियरली कंप्लीट था। हमें दिक्कत कहाँ थी, जेईई मेंस के बहुत से टॉपिक हैं जो एडवांस में रिसेंटली ऐड हुए। अब हमने उसको जेईई मेन लेवल के लिए पढ़ने के लिए भी इनफ रिसोर्स नहीं था, तो एमबी सर ने बहुत अच्छे से वो पढ़ाया। और फिर जब मेंस के बाद हम लोग यहाँ पे आए तो उसको एडवांस लेवल पे जो हमको चाहिए था, बिकॉज ये न्यूली एडेड टॉपिक्स थे और हमको इसका एडवांस मटेरियल आसानी से मिल नहीं रहा था। हमको पता था एरोडो में हो सकता है, बट कौन से क्वेश्चन है, कहाँ पे है, और ये इतना रिसेंटली एडेड है, तो इसमें आउट ऑफ द सिलेबस जाने के बहुत चांसेस थे कि हम कब जा रहे हैं, तो हमको ये भी नहीं पता था। तो एमबी सर ने हम लोग को पूरा ये चीज़ पढ़ाई और ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि सर ने हमसे कहा था कि रैंक अच्छी लानी है तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, बट ये जो रिसेंटली एडेड टॉपिक्स हैं इससे इजी टू मीडियम लेवल पे क्वेश्चन आएगा और बेसिक पे ही आएगा, क्योंकि एडवांस पहले साल में टफ नहीं पूछेगी। तो वो जो गाइडेंस के थ्रू हमने टॉपिक कवर किए और मोस्टली सारे क्वेश्चन एडवांस में सही हुए उसके, जो न्यूली एडेड टॉपिक्स थे, तो एक बहुत अच्छा एज दे गया। फिजिक्स में मेरे 106 नंबर्स थे, तो अगर मैंने ये न्यूली एडेड टॉपिक्स अच्छे से नहीं किए होते तो नहीं आते।
एंड सेकेंड थिंग जो हम लोग ने यहाँ के बेस्ट करी कि हम लोग का मेंस तो हो गया, एडवांस के लिए हम लोग 2 साल से पढ़ रहे थे, बट एक जो प्रॉपर रिवीजन होता है, और रिवीजन भी हम लोग कर लेते थे, लाइक NSCP वगैरह के लिए किया, मेंस के लिए किया, बट एक रिवीजन में जो होता है कि काफ़ी रिवीजन जैसे 1-2 बार कर लिया तो फिर आ जाती है बोरियत, मतलब अब नहीं करना यार, इतना तो कर लिया। उस मोमेंट पे हम क्या नए क्वेश्चन कर सकते हैं, लाइक इरोडोव को सर ने रिकमेंड किया, 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स है जो कि लाइक सर ने रिकमेंड की, रीज़न था कि हम लोग का जो बेसिक और मटेरियल था, सीट्स थी, वो कई बार रिवाइज्ड थी और हम लोग थोड़ा सा बोर हो रहे थे, लाइक हम लोग वापस उन सीट्स में गए, बट 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम पूरी तो नहीं करी, थोड़ी बहुत करी, बट फिजिक्स में जो इंटरेस्ट उससे वापस आया और प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने के जो नए नए तरीके मिले, और लाइक हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हुई। एडवांस में उस लेवल पे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट उसको करने से जो कॉन्फिडेंस आता है, और 1-2 क्वेश्चन में तो लाइक हेल्प में मिल जाती है, अगर हम लोग को लाइक 120 में बहुत नियरली पहुंचना है फुल के तो ज़रूरत पड़ जाती। तो वो जो एक सेगमेंट टच किया सर ने, वो लाइक बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा किया। तो जैसा कि श्रवण ने बताया, और श्रवण तो सबसे ज़्यादा बोर हुआ था अपनी शीट से, ये मेरे पास जो है यही रोता था आकर के हमेशा, तो ज़्यादा ही होगा, जब देखो तब यही रोता था, सर शीट बोर हो जाता हूँ सर, और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम बेचारा आपको बता रहा है। बस यही है कि इसमें जब ये लोग आए थे मेरे पास तो मैंने 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम इसीलिए दी थी क्योंकि मेरे बहुत दिमाग खा रहे थे कि सर बहुत, मैं देता नहीं, एक्चुअली मैं नहीं देता, क्योंकि मैंने पहले इनसे यही, मेरा क्या होता है कि शीट ढंग से करो। अब इनको तब तक मैं ये बता नहीं पाया था, या यूं कहें कि ये मेरे साथ चूंकि जुड़े नहीं थे पहले से, तो मैं इनको बोल नहीं पाया उतने थोड़ा डरा करके, धमका करके कि शीट को ढंग से करो। फिर मैंने शायद थोड़े दिनों बाद इनको ये बताया कि शीट करनी कैसे है। जब इनको ये बताया कि शीट करनी कैसे है तो इन्होंने कहा सर ऐसे तो हमने की नहीं, जैसे आप बता रहे हो वैसे तो की नहीं है। कि कैसे? कि टीचर बन करके करनी है, मतलब आपको टीचर बन जाना है और आपको ये सोचना है कि आप डिस्कस करने जा रहे हो। तो शीट के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो लगा रहे हो वो क्यों लगा रहे हो, कैसे स्ट्राइक किया। शीट में दिक्कत क्या है, टॉपिक लिखा हुआ है, आपको पता है कि यार ये टॉपिक का क्वेश्चन है, शीट उसी की तो शीट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वही कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये हमें पता रहता है। तो यही इन लोगों के साथ भी, और हर बच्चे के साथ मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम रहती है कि वो शीट से ऊब जाता है, अच्छे बच्चे के साथ। तो बच्चों में मतलब इससे आप यही समझें कि शीट को कैसे करना है। शीट में चूंकि हेडिंग पड़ी है चैप्टर की, आपको ये दिमाग लगाना है कि पेपर में ये हेडिंग नहीं पड़ी होगी, तो हर क्वेश्चन को ऐसे करें कि आपको नहीं पता है कि ये इस चैप्टर का है, फिर आप कैसे सोचोगे कि यार मुझे ये लगाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है बच्चों में होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो मेरा मानना है कि इन दोनों की काबिलियत भी मैं आपको बता देता हूँ। औरित्र की काबिलियत ये है, और जो मैं चाहता हूँ हर बच्चे में होनी चाहिए, वो ये कि बेहद सिंसियर, मतलब जो मैंने आपको एक बार पाटिल का भी एग्जाम्पल दिया था, बेहद सिंसियर, मतलब आप इसको मैं बोल दूं कि यार ये करना है, यस सर। और दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि अगर इसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो ये पीछे पड़ जाता है, आपको छोड़ेगा नहीं, खराब भी लगेगा आपको, हो सकता है आपके पास समय ना हो, एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं, नहीं सर नहीं समझ में आया, आप 4 बार समझा दो, अगर इसे नहीं आया ना तो नहीं आया। और ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के अंदर होना। अगर आपके अंदर नहीं है तो ये क्वालिटी ज़रूर लाएं, अपने क्लास के टीचर के पीछे पड़ जाएं, आपसे इरिटेट होते हैं कोई बात नहीं, परवाह मत करें, फिर पूछें उनसे, फिर पूछें। श्रवण की क्वालिटी ये है कि इसकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत तगड़ी है और सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है। ये जो चीज़ें इसे आती हैं उनको ये अप्लाई बहुत अच्छे से कर लेता है, मतलब ये इसकी एक्टिव डोमेन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि कई बच्चों को रिवीजन करना पड़ता है किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, वो पुरानी चीज़ें जो बहुत पहले उसने कभी की होगी। इसके साथ ऐसा नहीं है, इसकी ये एक्टिव रहती है और मैथमेटिक्स इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इस कारण से कैलकुलेशन करने से कभी ना घबराना, और मैथमेटिकली ये काफ़ी साउंड रहा है, ये इसको बहुत हेल्पफुल रहा है यूँ कहूँगा इसकी प्रिपरेशन के टाइम में। बल्कि मतलब मैं इन दोनों के लिए यही बोलूँगा कि मैं जब इनसे मिला, सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी दोनों के अंदर ऑनलाइन में ये पढ़े हैं काफ़ी साल, काफ़ी मतलब 1.5 साल 2 साल ऑनलाइन में पढ़े हैं बच्चों। ऑनलाइन में इतनी सिंसियरिटी मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
मतलब मैं जब ये लोगों से मिला था तो मैं इनसे यही बोलता था यार कि तुम लोग कमाल हो, मतलब इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी ऑनलाइन में रहते मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। ऑफलाइन में यहाँ बच्चे नहीं रख पाते हैं, ये तो ऑनलाइन में रख रहे थे। अब इन लोगों से वापस से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये है कि यार ये बताओ कि जो आपका रिवीजन का टाइम चलता है उस समय कॉन्फिडेंस जो आता है वो क्या आपका आ पाया आखिरी मोमेंट तक, या आप वैसे ही रहे जैसे कि सिलेबस खत्म होने के बाद थे? या यूं कहूं कि कॉन्फिडेंस जो भी आया उसके पीछे की वजह क्या बता सकते हैं? श्रवण से पूछते पहले, फिर इस बार ऑडियंस से। तो लाइक कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो उसका जो बेस्ट ऑप्शन मैं मानता हूँ, मतलब सारे टीचर्स ने मुझसे यही कहा, सीट्स को मल्टीपल टाइम्स करो। मतलब एक बार सीट कर ली ठीक है, दोबारा करो, तिबारा करो, और मैंने की है मोस्टली सीट्स 3 टाइम्स की हैं। उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। मतलब सिलेबस कंप्लीट तो हो गया, उसको जब दोबारा और तिबारा करते हैं तो कॉन्फिडेंस तो वहीं से आता है। दूसरी चीज़ जो होती है लाइक जब हम लोग डाउट्स पूछते हैं, जब पहली बार करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब दूसरी बार करते हैं और तीसरी बार करते हैं तो एक बेनिफिट जो मिलता है, क्रिएटिव मतलब क्वेश्चन को करने के नए नए तरीके भी आते हैं। क्योंकि हमको क्या एक तरीका तो आता ही, हमको दिमाग में है कि यार ये ऐसे तो हो ही जाएगा, तो हमें दिख गया कि यार ये ऐसे तो हो ही रहा है, तो क्या और कोई तरीका है? क्योंकि हमारे पास टाइम है, रिवीजन कर रहे हैं हम सेकंड टाइम, तो हमारी ये कंपलसरी नहीं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के ही लाना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ये कंपलसरी है कि हमको होमवर्क कंप्लीट करना है, सेकंड थर्ड टाइम में कंपलसरी नहीं है। तो लाइक ये बहुत हेल्प करती है कि नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल सही है। और कॉन्फिडेंस के लिए लाइक सीट से दोबारा तिबारा करना बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बढ़िया। और एक तरफ तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? सर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। सर जो जेई मेंस के बाद और स्पेशली बोर्ड्स के बाद मेरा फिजिक्स में लेवल बहुत गिर गया था, और उसी टाइम मैं आपसे मतलब ऑफलाइन पढ़ने के लिए आया था कोटा में। तो जो मेरे साथ मेन दिक्कत ये थी कि मुझे फॉर्मूले सारे याद थे, कॉन्सेप्ट सारे याद थे, बट मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था विद इन टाइम। मतलब ऐसा मेरा सीन था कि मैं 5-6 मिनट देख के शायद मैं क्वेश्चन सही सॉल्व कर लूँ, बट वो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें। तो उसको सही करने के लिए, और हाँ उस टाइम मेरा एक गलत फहमी था कि मुझे शीट्स बहुत ढंग से आता है। तो मतलब मैंने वही जो 300 प्रॉब्लम्स वाली बुक मैंने वो स्टार्ट कर दी थी, बट वो करते टाइम जब मैंने शीट को दोबारा देखा और एमबी सर ने जो तरीका बताया था कि टीचर की तरह सॉल्व करना है, कि शीट सॉल्व करना मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक एक प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन आना चाहिए, और अगर कोई हमें कभी भी पूछे तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर वो क्वेश्चन गलत भी हो क्यों गलत है हमें आना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे प्रिपरेशन में बहुत कम था। मतलब स्पेशली ऐसा था कि जो टफ एक्सरसाइज है उसमें मैंने 80% या 90% क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए हैं, या जो मतलब मेरे कॉपी में सॉल्यूशन है, बट 2-3 क्वेश्चन जो बहुत सीखने टाइप क्वेश्चन है जो नहीं होने वाला, उसके मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था। और ऐसे मेरे ऑलमोस्ट हर एक एक्सरसाइज में जो टफेस्ट प्रॉब्लम था उसमें 2-3 तो ऐसे छूट गए थे। तो ये चीज़ मैंने उस टाइम मतलब फर्स्ट टाइम नोटिस किया जब एमबी सर ने ये चीज़ बताई, और मैंने उसके ऊपर काम करने में लग गया, और ये था ऑलमोस्ट अप्रैल के स्टार्टिंग तक। तो फिजिक्स का मेरा जो रिवीजन स्लॉट था मैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम यही करता था, जो मेरे वीक टॉपिक हो गए थे अब उस पर मैं इन्हीं पार्ट को अटैक करता था जिससे मेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ऐसे करते करते मेरे अप्रैल एंड तक 5-6 वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग बन गए थे, जो मेरा फर्स्ट टाइम जितना स्ट्रॉन्ग था इनफैक्ट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि उस टाइम जो नहीं हुआ था वो भी मेरे पास सॉल्यूशन समझ में आ गए। ये तो एक चीज़ था। और मुझे फिजिक्स में एक चीज़ और ज़रूरत था, दैट इज़ मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ऐसा होना चाहिए कि पेपर के फॉर्म पे जिसमें बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ होंगे। जो एमबी से बताया था कि चैप्टर में क्वेश्चन के ऊपर ये लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो उसके लिए एमबी सर ने एक मैकेनिज्म बताए थे एसआरजी में, दैट इज क्लास टेस्ट। अब स्टार्टिंग में मतलब मैंने इसको फॉलो नहीं करने की बहुत कोशिश की थी मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लगता था, बट मैंने फिजिक्स में इसको स्टार्टिंग टू एंड तक, एंड इन द सेंस मतलब मैंने एडवांस के 2 हफ्ते पहले तक मतलब ये सॉल्व किया, क्योंकि मैंने 2 हफ्ते एडवांस वो 15 डेज मैंने कोई नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। वो एमबी सर बताए थे कि एंड में कुछ नया क्वेश्चन नहीं करने का। तो ये जो मई का 2 हफ्ते हो गए और अप्रैल का जो 4 हफ्ते हो गए, इसमें मैंने फिजिक्स का ऑलमोस्ट सारे क्लास टेस्ट जो हमारा आई थिंक स्टार्टिंग में हफ्ते में 3 होते थे और बाद में हफ्ते में 2, वो
बेसिकली वही 1 घंटे का पेपर होता था। जो एमबी सर उसमें एक और चीज़ ऐड किए थे कि स्टार्टिंग में 60 मिनट, फिर 55 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स। तो जब वो टाइम कॉन्स्टेंट आने लगा तो मैं अपने आप को डेवलप करने लगा कि उस टाइम में कैसे सोचना है। उसमें मेरे मार्क्स बहुत ही गंदे आते थे, मतलब कभी कभी ऐसे हुआ कि मेरे 20 से नीचे मार्क्स है आउट ऑफ 60, और ऐसे बहुत बार हुए हैं। बट उसमें जो मेरा ये एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा था कि मैं क्वेश्चन कैसे टैकल करूंगा, और स्टार्टिंग में बहुत लो नंबर तो थे, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लगा। और एंड तक आते आते जब मैं संडे में जो टेस्ट होते थे हमारे, उसमें मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट 40-45 इस रेंज में आगे। जो मॉडरेटली टफ टाइप पेपर था उसमें भी मतलब जो मार्गदर्शन टाइप पेपर होते थे, मतलब ऑल ओवर अकेडमी, मैंने उसमें भी रैंक 1 उसमें भी रही है। हाँ, मतलब 2 बार मैंने दिया था, 2 बार ही रैंक 1 तो आया था मेरा। तो एमबी सर ने ये जो प्रैक्टिस वाला मोड से मेरे जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है सर ऐसे इम्प्रूव किए थे। और जो शीट को जब मैंने ऐसे, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे और जो मेरे कॉन्सेप्ट में जो लूप होल्स थे, जब मैंने इसको ऐसे इम्प्रूव किया एमबी सर के गाइडेंस में, और जो डाउट्स थे मैंने एमबी सर को ही पूछा, उनको बहुत परेशान किया बहुत ज्यादा। और मतलब ये चीज मतलब मुझे सोच के अभी गुज़बम्प आती है कि एमबी सर इतना उनका बिजी स्लॉट था, स्टिल एमबी सर मई महीने में सिर्फ जब मैं ही बचा था कोटा में, तो अकेला ये था। हाँ, तो सर हफ्ते में 3 से 4 क्लास सिर्फ मेरे लिए आते थे, और सिर्फ मेरे डाउट्स बताने, शीट के डाउट्स। और एक और चीज मैंने सर से इसमें इम्प्रूव किया, मतलब सर मुझे बताए थे कि जैसे फिजिक्स में मेरा जो डर था वो मेनली इसलिए था कि मुझे स्टार्टिंग से लगता था कि इरोडोव में मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो मुझसे कभी नहीं होंगे, मतलब मेरा ये प्री ऑक्यूपाइड माइंड था। अब एमबी से मुझे समझा है कि ये है नहीं, तो वो चीज़ समझ के मैंने इरोडोव करना ट्राई किया। मतलब जो मैंने फर्स्ट लर्निंग में जो मुझे होमवर्क दिया गया था इरोडोव का, जो क्वेश्चंस करने, वो मैंने उस टाइम नहीं किया था। उससे मेरा जो डर आया था फिजिक्स का, वो मेरा मतलब वो मुझे हॉन्ट करता था हर एक टाइम। मतलब मुझे इसीलिए लगता है कि मेरा फिजिक्स में मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं हो पाएंगे, और ये भी हो सकता है कि जो मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे वो 20 आ रहे थे, या कभी कभी 10 के आसपास भी मार्क्स आए आउट ऑफ 60। उसका कारण यही था कि मैं डरता था। तो मैंने इरोडोव के उन चैप्टर को, जैसे रिजिड बॉडी डायनामिक्स, मतलब वो डर एक्चुअली था ही नहीं। मतलब जब मैंने उसको विदाउट रिविजन उस चैप्टर को सॉल्व किया, जब एमबी सर बताए, तो उसमें ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन 90% मुझसे हो गए। और फिर जो नहीं हुए उसमें से 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स मुझसे दिक्कत है, जो एमबी सर ने मुझे गाइड कर दिया, और मुझे वो भी चमक गया। तो मतलब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि उसके बाद मुझे रिजिड बॉडी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं सोच रहा था कि एडवांस जो भी क्वेश्चन आएगा मुझसे सही तो होगा। ऐसे मैंने रिजिड बॉडी में किया, सरफेस टेंशन में किया, और फ्लूइड्स में किया, और भी 2-3 टॉपिक्स में किया, और ऐसे करते करते मैंने इम्प्रूव किया। और मेरा फाइनल जो फिजिक्स में डर था वो ये था कि फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जो इस बार नया ऐड हुआ था। अब मुझे एमबी सर का सारे थ्योरी का पॉइंट मुझे समझ में आ गया था, बट मेन दिक्कत ये हुआ था कि उसके जब क्वेश्चन जो एमबी सर देते थे हमें टेस्ट में या एज ए डीबीपी फॉर्म में, या जो भी क्वेश्चन, अब वो मुझसे होते नहीं थे। मतलब इतने टर्म्स, नए नए टर्म्स मुझे समझ नहीं आते थे। तो एमबी सर ने मुझे बताया कि इरोडोव के कुछ 20 या 30 ऐसे प्रॉब्लम्स करने के लिए। अब मैंने स्टार्ट में किया तो मुझसे 10 में से 2 या 3 बने। फिर सर मुझे पता कि दोबारा ट्राई करने के, मैंने दोबारा ट्राई किया, और फिर सर ने मुझे इतना मतलब मुझे याद है कि एक एक घंटे में 4 या 5 प्रॉब्लम से डिस्कशन करते थे। बट उस एक एक डिस्कशन से मैंने इतना सीखा कि वो मेरा डर पूरा खत्म हो गया। ऐसे 3-4 क्लासेस में मैंने ये टॉपिक को इम्प्रूव कर लिया, और जब मैंने ये टॉपिक को इम्प्रूव कर लिया तो मुझे समझ में आ गया कि अब रिजिड बॉडी हो चुका है और ये टॉपिक भी हो चुका है। मतलब अब ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो मुझे जेईई में फिजिक्स में नंबर नहीं मतलब ला सकता है। मतलब ऐसा कुछ टॉपिक बचा ही नहीं। तो जो मैं स्टार्टिंग में इतना स्ट्रगल कर रहा था रिविजन फेज, एडवांस रिविजन फेज का स्टार्टिंग में, वही मैं फाइनल आके मैं इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि कुछ ना आए तो फिजिक्स में हाईएस्ट तो आएंगे, और मेरे फिजिक्स में हाईएस्ट आए 100। क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों, जो मैं कंक्लूड कर देता हूँ, जो भी हमारे बीच में बात हुई है और आपके लिए कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप शीट जब सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक एक्सरसाइज है, उसमें 90 क्वेश्चन है मान लीजिए, तो आप कहते हो कि सर देखो इसमें सारे आते हैं और यही बात मैंने औरत को बताई थी, और औरत भी यही कहना चाह रहा था, और शिवन सबको ही बताई थी। एक बस सर नहीं आता, पता नहीं ये गलत है या कुछ तो है, मतलब इसमें गड़बड़ सा है, बस इसमें उलझ जाता हूँ। तो मैं इनको ये समझाया था कि अगर मैं तुमको जेईई का पेपर बनाने को दूँ, मैं बोलूँ कि यार तुम जेईई का पेपर बनाओ, तो जेईई प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं। तो आप ऑटोमेटिकली वही क्वेश्चन उठाओगे जो मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, कि आपकी शीट का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो।
और यदि वो गलत है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है। कैसे आना चाहिए? टीचर की तरह आना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो निकल के आया है वो ये कि जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं जेईई में, उनमें अभी तो फिर भी इस बार ठीक ठाक सिंपल क्वेश्चन आए हैं, अब आने वाले समय में नहीं आने वाले। तो उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तुम कहोगे सर अरे छोड़ देंगे, नहीं। होता क्या है कि जब कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत मायने रखता है पेपर में बाकी क्वेश्चन करने के लिए। हो सकता है उन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन आप जिस कॉन्फिडेंस से एंटर करोगे कि मुझे डैम्ड ऑसिलेशन भी आता है, मुझे फोर्स्ड भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, आने दो। वो कॉन्फिडेंस क्या है कि हो सकता है डैम्ड का कोई क्वेश्चन ना हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से जा रहे हो ना, तो उससे बहुत फायदा होता है। अब यही जस्ट इमेजिन करो, आपको पता हो यार मुझे डैम्ड भी नहीं आता, यार मुझे एंट्रोपी भी ढंग से नहीं आती, फिजिक्स वाली रेफ्रिजरेटर भी नहीं आता, अगर आ गया तो क्या करूंगा? इनकेस अगर पहला या मतलब स्टार्टिंग का एक दो क्वेश्चन उसका आ गया, पूरा पेपर बिगड़ जाएगा, पूरा पेपर बिगड़ा। तो ये दूसरा पॉइंट है, टॉपिक कोई छोड़ना नहीं है। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं अच्छी आईआईटी में, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो क्लास टेस्ट के लिए औरत ने बोला है, मैं अभी जैसे जो भी एसआरजी बैच ले रहा हूँ, मैं अभी भी क्लास टेस्ट लेता हूँ अल्टरनेट डे में। हर वीक 3 क्लास टेस्ट या 2 क्लास टेस्ट रहते हैं। लेकिन जो लास्ट में जब मैं रिवीजन करवाता हूँ, उस समय के जो क्लास टेस्ट होते हैं ना, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। अभी के तो क्लास टेस्ट में भी वही प्रॉब्लम है, टॉपिक वाली। बच्चों को पता है टॉपिक कि ये चल रहा है और उसी के क्लास टेस्ट आना है। लेकिन जब रिवीजन में जो क्लास टेस्ट होते हैं, उनमें तो कोई टॉपिक आपको पता ही नहीं है। और फिर 1 घंटे में, फिर 55 मिनट्स में, फिर वो 50 मिनट्स में, लास्ट में मेरा मन तो 45 मिनट्स तक जाने का था। उससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इवन इसमें मेरी मैथ्स के सर पहले मेरी बात से नहीं सहमत थे, अपने एसपीएस सर। फिर एसपीएस सर ने बाद में बताया यार कि बहुत फ़ायदा हुआ, मैं इतना नहीं सोच पा रहा था। कारण क्या था कि एक मैथ्स में परसेप्शन बना हुआ है कि यार 1 घंटे 15 मिनट तो देने हैं। अब इस परसेप्शन से बच्चा जो है ना, वो पहले से ही सोच के जाता है 1 घंटे 15 मिनट दे दें। अब मान लो मैथ्स का पेपर इजी आ गया, अब उसका परसेप्शन सडन तो चेंज हो नहीं सकता है। तो वो 1 घंटे में जो पेपर देने की हैबिट है ना, उससे फायदा ये होता है कि वो सिलेक्टिव क्वेश्चन तो कर ही लेता है, या यूं कहें कि मैक्सिमम आउटपुट अपना 1 घंटे में निकालना सीख जाता है। तो ये 3 चीजें थी जो मुझे लगता था कि इन बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद थी और आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी। आप दोनों लोग कुछ और कहना चाहेंगे? जैसे सर ने क्लास टेस्ट का कहा, तो लाइक फिजिक्स में इस साल 2 क्वेश्चन आए थे चिमनी वाले, जो कि मतलब ठीक है, सबको पता होगा। तो हुआ क्या, जब मैं पेपर दे रहा था, तो क्योंकि क्लास टेस्ट वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे जितने सर ने कहा, बट स्टिल दिए थे, तो माइंड में एक कैलकुलेशन थी। जो क्वेश्चन देखा मैंने, तो मुझको ये क्लिक हुआ यार कि इसको अभी नहीं करना। तो लास्ट के 5 मिनट या 7 मिनट थे, तब मैं उस क्वेश्चन पे गया। ऑब्वियसली नहीं हुआ, बट मेरा उस क्वेश्चन की वजह से कोई भी और क्वेश्चन मतलब इफेक्ट नहीं हुआ फिजिक्स का। ये वही कारण है बच्चों, जो 1 घंटे में इनकी प्रैक्टिस थी कि छोड़ने कौन से हैं, छोड़ने भी आने चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन छोड़ना तो बहुत की, मतलब मैथ्स में मैं क्वेश्चन कम छोड़ता था, क्योंकि मैथ्स में मैं भावुक हो जाता था थोड़ी, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये जो क्वेश्चन छोड़ने वाली चीज थी, लाइक बहुत हेल्प करी। और आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ISI में लड़के ने फोड़ा है, फर्स्ट रैंक है इसकी ऑल ओवर इंडिया। तो मैथ्स तो इमोशनल आदमी है मैथ्स के लिए। एंड एक और चीज जो बहुत हेल्प करी, लाइक मेंस दिया, लाइक जून में था पेपर, एंड जो मार्च भी नहीं, अप्रैल और मई, मतलब मार्च अप्रैल मई का जो सर का प्लान था, उसमें जो एक मेजर प्लान जो सर ने हमको डिस्कस किया कि हमें मार्च और अप्रैल में क्लास टेस्ट के थ्रू चुन के वो चीजें ढूंढनी है जो हमको नहीं आती, मतलब डरना नहीं है, ढूंढनी है। और मई में हमें क्या करना है, हमको जो नहीं आता है ना, उसको फाड़ के फेंक देना, मतलब ध्यान भी नहीं देना है। और लाइक लास्ट के 1-2 हफ्ते में तो अगर कुछ नहीं आता है तो सोच लेना कि यार जेई ये तो पूछेगा ही ना, ये थोड़ी पूछेगा जेई, मतलब ये कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल रखना है। और अगर उसमें लाइक घुस गए, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मतलब 1-2 चीजें तो नहीं पढ़ लेगा बंदा, हाँ, आखिरी के 1 हफ्ते में नया हाँ, मतलब इग्नोर करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना कि यार ठीक है, ये नहीं आता, जरूरी थोड़ी इससे क्वेश्चन आ जाए, इतने चैप्टर हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। वरना लाइक अरित्रा का क्या हुआ था, 2022 का इसने जो पेपर दिया था, बिगड़ गया था इसका, लाइक काफी कम हो गए थे।
और फिर अगर ये सोच लेता है यार कि 23 का भी ऐसा ही आएगा और मेरे को नहीं आता, लाइक इस मोड में अगर ये चला जाता तो फिर इतना अच्छा नहीं होता। तो अपनी मतलब डाउन्स आते हैं बट एंड मतलब अगर स्टार्टिंग के टाइम में, मिड के टाइम पे आ रहे हैं तब तो बुरा लगना चाहिए, बट अगर लास्ट के टाइम पे आ रहे हैं तो उनको इग्नोर करना बहुत मतलब जरूरी है। एक और एग्जांपल है मेरे पास इसका। एक बच्चा था जिसके किसी और कोचिंग में था, उसने मेरे से बताया था कि उस कोचिंग में उसकी रैंक जो है करीब लास्ट टेस्ट में उसकी रैंक मतलब 100 के आसपास थी। वैसे वो टॉप 10 में रहता था, ठीक है, लेकिन जेई में रैंक 20 आई। तो ये चीज जो है वो बहुत मायने रखती है, मतलब कि आखिरी वाले में, मतलब ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ लास्ट ईयर नहीं देखे, और भी पहले देखे हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हुए हैं कि लास्ट वाला जो है ना एग्जाम, ऐसा हो सकता है कि आपका चला जाए तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है, चलने दो, इजी टेस्ट दे दो। 22 का पेपर मेरा भी बिगड़ा था, बस फिर एक दो इजी टेस्ट दे देने चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए लास्ट टाइम, बहुत में इजी जरूरी है। बनाए भी पेपर। हमारी स्ट्रेटजी भी रहती है कि लास्ट के पेपर इजी बनाए। खैर, और कुछ कहना चाहेंगे और इतना? तो जैसा श्रवण ने बताया, मतलब मैंने उसके बाद जेई 2007 का पेपर दिया था कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था इससे। तो ये चीज़ मतलब मैंने फॉलो किया, तो ये एक चीज़ था। और दूसरी चीज़ मतलब सरप्राइजिंगली मुझे अभी पता चला कि वो जो चिमनी प्रॉब्लम था वो मैंने भी सेम किया था, कि देखते ही मैंने उसमें 1 या 2 मिनट लगाया था। और जब मुझे समझ में आ गया कि ये वो टाइप के क्वेश्चन है जो छोड़ने होते हैं, तो वो मैंने छोड़ा था, और एंड के 4 मिनट में मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो ऑफ कोर्स नहीं हुआ था, बट मतलब स्टोरी बहुत सिमिलर है। और आप ये देखो कि चिमनी प्रॉब्लम छोड़ने के बाद इसके 106 नंबर है और इसके 100 नंबर है, तो इसका मतलब है कि इनके बाकी की जो चीजें हैं वो लगभग सारी की हैं। तो ये तो वही है, ये टेस्ट देने से ही आया। तो बच्चों हाँ, और इतना कुछ सर मैं एक आध पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल करो सर, जो आप क्लास टेस्ट लेते थे उसके बाद आपका एक डिस्कशन क्लास लगता था। बिल्कुल रहता था। वो क्लास मुझे बहुत बढ़िया लगता था, क्योंकि जो उस टाइम था, मतलब मेरा कनेक्टिविटी लूज हो गया था फिजिक्स में। तो आप जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई तरीका बताते थे, या जो तरीका मुझे पहले से आता हो, बट आप जो उसको रिप्रेजेंट करते थे, तो मुझे वो पुराने जो भी तरीके, जो भी थॉट प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, वो बहुत अच्छे से ब्रश हो जाते थे। और जैसे मतलब कुछ टॉपिक्स में आपने कुछ नए नए मेथड्स भी बताए थे जो मैंने उस टाइम सीखने की कोशिश की थी। तो उससे मेरा जो थॉट प्रोसेस था, जो मतलब बीच में वो मेंस के क्वेश्चन 2-3 महीने करने की वजह से जो मेरा बंद हो गया था, कि सोचने वाला थॉट प्रोसेस जो एडवांस का जो पहले था, तो वो फिर से मैं डेवलप कर पाया, और इस बार और अच्छे से डेवलप कर पाया। तो वो डिस्कशन क्लासेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदा थे, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो टेस्ट अगर मैं ढंग से दे भी नहीं पाया, मतलब ऐसा भी एक आध मतलब हुआ था मेरे साथ कि मैं टेस्ट दे नहीं पाया कोई भी कारण से, तो वो मैंने पेपर जल्दी करके फिर मैं उसका डिस्कशन क्लास में अटेंड करता था। डिस्कशन में तो अटेंड भी करता था, इन्वॉल्व भी होता था। मुझे याद है कि मैं डिस्कशन तो इसी के लिए होती थी, और बंद भी जो करता था क्लास, ये उसी से पूछ के करता था। हाँ भाई, और इत्र और कोई डाउट तो नहीं है, तो आप क्लास ऑफ करते हैं। हाँ, इसको मैं बंगाली बुलाता था, अरित्र नहीं बुलाता था, बंगाली बुलाता। तभी मुझे आज अजीब सा लग रहा है क्या, हाँ, इसको मैं हमेशा ही बंगाली बुलाता रहा हूँ। तो सर एक और पॉइंट ऐड बिल्कुल करो यार। सर, आपने टेस्ट के बारे में एक बहुत अच्छा चीज़ मतलब बताई थी, जो मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा शूट किया था, कि ये रिवीजन फेज में स्पेशली बोर्ड्स के बाद, फर्स्ट मेंस और बोर्ड्स के बाद जो एडवांस के टेस्ट होते हैं, मतलब जैसे हमारा काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते थे, तो उसमें जो जो नई चीज़ हमें मिल रहा है, या जो जो चीज़ मैं गलती कर रहा हूँ, उसको नोट करते जाना है। एक डायरी बनाना है जिसमें सारे नई नई चीज़ों को नोट करना है, जो गलती को नोट करना है, और उसको बार बार चेक करना है। तो मैंने इसको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो किया था, तीनों सब्जेक्ट में। तो इससे मेरा ऐसा हुआ था कि जब मैं मे का मिड में आ गया था, तो मुझे पता चल गया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे नहीं आता, तो मुझे अगर जल्दी से रिवाइज करना है कि वो टॉपिक्स, तो मैं ऐसे रिवाइज कर लेता था। और इससे मेरा जो बाकी सब्जेक्ट के जो लूप होल्स है वो मैं ढंग से क्लियर कर लिया। और इसको मैंने इसमें भी अप्लाई किया कि केमिस्ट्री में स्पेशली अगर एंड में ऐसा कुछ चीज़ हो जिसको रटने से एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे, तो लिख लो डायरी पे। लिख लो। तो उसको मैंने और अच्छे से मतलब स्टार मार्कर मतलब मैंने लिखा था, और मैंने उसको 12 में याद करता था। तो ऐसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पे मैंने जब किया, और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम भी मैंने अप्लाई किया था कि मैं और अच्छे से इसको याद करने की मैं कोशिश करता था, जो भी नई नई चीज़ मतलब मुझे मिल रहा है, या जो पुराने पॉइंट्स बट मुझे नहीं याद है, तो ऐसे उसको अलग से लिखने से और बार बार प्रैक्टिस करने से वो मेरे बहुत स्ट्रांग हो गए थे। तो ये पूरा MB सर का टिप था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया था।
तो औरित्र बताना भी चाह रहा था काफ़ी, मतलब इस इंटरव्यू के पहले भी औरित्र बंगाली कह रहा था मेरे से कि सर मुझे बहुत सारी बातें बोलनी हैं, जो मुझे बहुत फ़ायदे हुए, जो बेनिफिट्स हुए हैं वो सारे बताने हैं बच्चों को। बच्चे यही था आज जो आपने डिस्कशन से सीखा है, मेरे हिसाब से वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन दोनों बच्चों ने जो दिल खोल के बताया है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे बहुत ऐसे कम इंटरव्यू होंगे जिसमें इतना फ़ायदा किसी के बच्चों को मिला होगा। तो एंड करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।